हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है अभिक्रिया मध्यवर्तीय। तो मध्यवर्ती क्या होता है, इस पर हम मोस्टली डिस्कस करने वाले हैं। इसके 5 प्रकार होते हैं, उनमें से हम एक प्रकार पर डिस्कस करेंगे जो है मुक्त मूलक। ये हमारा जो मोस्टली टॉपिक रहेगा मुक्त मूलक पे रहेगा। इसकी पूरी डिटेल में एक्सप्लेन हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात हम इतना समझ लेते हैं कि जो हमारा क्या होता है, अभिक्रिया मध्यवर्ती होता है। अभिक्रिया जो मध्यवर्ती होता है, ये होता क्या है जी, पहले हम ये समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है अभिक्रिया मध्यवर्ती। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा गया अभिक्रिया मध्यवर्ती। इसका मतलब ये है कि अभिकारक या उत्पाद के बीच कड़ी को, ठीक है ना, बीच जो कड़ी होती है उस कड़ी को ही हम अभिक्रिया मध्यवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अभिक्रिया मध्यवर्ती कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि A+B इक्वल टू C+D जो होता है। तो इतनी बेसिक बात जानते हैं कि ये क्या होता है, अभिकारक होता है, और ये क्या होता है, उत्पाद होता है। तो हम यही कह रहे हैं कि सिंपल सी बात यहाँ पे यह है कि अभिकारक और उत्पाद के बीच जो क्या बनेगा, जो कड़ी बनेगा ना, उसे हम क्या होता है, अभिक्रिया मध्यवर्ती कहते हैं। ठीक है ना। इसका जो अस्थायित्व, मतलब यहाँ पे लिखा गया है इस स्पीसीजों का अस्थायित्व क्या होता है, क्षणिक होता है। मतलब जो कड़ी बनेगा ना वो बहुत ही क्षणिक बनेगा, मतलब बहुत ही कम समय के लिए बनता है। ठीक है ना। तो अभिकारक इधर वाले हैं, जो उधर बनते हैं वो उत्पाद है। तो अभिकारक और उत्पाद के बीच जो कड़ी बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया मध्यवर्ती कहते हैं। और वो बहुत ही, इसका मतलब इस स्पीसीज का जो अस्थायित्व होता है बहुत ही कम समयों के लिए होता है। ठीक है ना। तो आशा करता हूं सबसे पहली बात जो परिभाषाएं हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगला आता है, अब समझिएगा, जो अभिक्रिया मध्यवर्ती है, अभिक्रिया मध्यवर्ती के प्रकार। तो इसके मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं जी, 5 प्रकार होते हैं। कितने जी, 5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, मुक्त मूलक। ठीक है ना। दूसरा है कार्बोधनायन या कार्बोनियम आयन। ठीक है ना। तीसरा है कार्ब ऋणायन। तीसरा है, चौथा है हमारा कार्बीन। अंतिम है हमारा जो है बेंजाइल। तो ये 5 प्रकार हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। रेगुलर आपको वीडियो मिलेगी, टेंशन नहीं लेने का। बट यहाँ पे है मुक्त मूलक, इस पर विशेषकर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मुक्त मूलक क्या होते हैं, विशेषताएं, अस्थायित्व, संरचना, सब डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहला आता है मुक्त मूलक। अब मुक्त मूलक क्या होता है, चलिए हम इसको समझते हैं। देखिए मुक्त मूलक क्या होता है, तो सबसे पहले मुक्त मूलक की जो खोज करता है वो कौन है, पेंथे व हाफटर्ज हैं। ठीक है ना। ये 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर मुक्त मूलक की खोज किया था या बताया था उसके बारे में। अब मुक्त मूलक का परिभाषा क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं जी। कह रहा है कि वे स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब अणु भी होता है, परमाणु भी होते हैं, आयन भी होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें से कोई भी हो सकते हैं। तो वे स्पीसीज जिन पर अयुग्मित, देखिए ऐसा स्पीसीज या ऐसा परमाणु या ऐसा आयन जिन पर क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो या मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो उसे हम मुक्त मूलक कहते हैं। ऐसा कोई भी स्पीसीज हो, कोई भी परमाणु है जिस पर मुक्त इलेक्ट्रॉन हो या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो या विषम इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मुक्त मूलक कहते हैं। ठीक है ना। इसका निर्माण क्या होता है, समविदलन द्वारा होता है। समविदलन द्वारा इसका निर्माण होता है जी। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है जी, अदरवाइज थोड़ा सा मैं इसको, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे Cl है क्लोरीन, और यहाँ पे Cl है क्लोरीन, ये बीच में बंद है जी। ठीक है ना। और यहाँ पे एक यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होता है, ये आपस में समविदलन होता है, टूटते हैं। समविदलन अभी हम कुछ दिन पहले ही आपको कराया है। तो ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाता है। तो इससे क्या बनता है जी, इससे बनता है, ये क्लोरीन है तो क्लोरीन पर क्या बनता है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इस क्लोरीन पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए ये एक स्पीसीज ही तो है, ठीक है ना। तो ऐसे स्पीसीज जिस पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, देखिए जो बना है तो इस पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं,
अयुग्मित का मतलब क्या होता है, जोड़ा ना बने। तो क्या इस पे जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, एक ही ना इलेक्ट्रॉन है जी। या मुक्त इलेक्ट्रॉन को भी तो हम एक इलेक्ट्रॉन होगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे, या विषम इलेक्ट्रॉन। अरे भैया एक को तो विषम ही ना कहते हैं, एक हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ये सब विषम है। तो विषम इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये जो प्रोडक्ट बनता है इसी को हम मुक्त मूलक कहते हैं। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अगला आता है विशेषताएं। मुक्त मूलक की क्या विशेषताएं हैं इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्त। तो यहाँ पे कह रहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण बहुत कम क्रियाशील होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, इसी के कारण बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं, इसीलिए इनकी आयु बहुत ही कम होती है। ठीक है ना, तो ये बातें हैं जी। ठीक है, अगला आता है ये प्रायः विद्युत उदासीन होते हैं। ठीक है ना, ये बात आप याद रखेंगे, प्रायः विद्युत उदासीन होते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है। इनकी प्रकृति कैसी होती है, ये अनुचुंबकीय होती है। कौन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण। ठीक है ना, चलिए जी, और इसी कारण बहुत सारे गुण भी इनमें आएंगे। अगला आता है वर्गीकरण। अब मुक्त मूलक है, इसका वर्गीकरण, तो इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार होते हैं इसके वर्गीकरण का। पहला होता है प्राथमिक मुक्त मूलक, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये द्वितीयक मुक्त मूलक है, ये तृतीयक मुक्त मूलक है। कैसे पहचानेंगे जी, तो देखिए एक कार्बन से, ये जो कार्बन है, कार्बन से देखिए एक हमारा एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए हम प्राथमिक मुक्त मूलक कहेंगे, 1 डिग्री मुक्त मूलक। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, तो कार्बन से 2 एल्काइल समूह जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, द्वितीयक मुक्त मूलक हो जाएगा। ये है कार्बन के साथ देखेंगे तो 3 एल्काइल समूह जुड़े हुए हैं, इसका मतलब तृतीयक मुक्त मूलक कहेंगे। मतलब 3 कार्बन परमाणु जुड़े हुए कि नहीं। अगर एल्काइल समूह का मतलब क्या होता है जी, एल्काइल समूह का मतलब ये होता है जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया, ये सभी एल्काइल समूह ही तो हैं। ठीक है ना, ये बातें हो गई जी। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। एक एल्काइल समूह जुड़ा तो ये क्या हो गया, प्राथमिक मुक्त मूलक। 2 एल्काइल समूह द्वितीयक मुक्त मूलक, 3 एल्काइल समूह तृतीयक मुक्त मूलक हो गए जी। अब इसकी आती है संरचना। संरचना कैसी होती है, सबसे पहले सिग्मा बंध, मतलब इसमें सिग्मा बंध बनता है। ठीक है ना, ये बात आप याद रखेंगे। इसकी संरचना में आपको मैं बताऊं तो देखिए ये कार्बन है और ये इसका क्या है, 3 यहाँ पे बंध दिखाई दे रहे हैं। ये बंध का नाम क्या है, ये सिग्मा बंध होते हैं। ठीक है ना, अगला बात बता दो, 2 बंधों के बीच में जो कोण बनता है वो 120 डिग्री का बनता है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर होता है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये कक्षाएं हैं जी। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात सिग्मा बंध कितना है, तो 1 2 3 यहाँ पे सिग्मा बंध दिखाई दे रहा है, तो सिग्मा बंध 3 है। फिर से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, देखिए लोन पेयर जो है ना, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है ना, लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, तो इसलिए हमने 0 यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है ना, अगला आता है कक्षक, तो कक्षक की संख्या 3 होगी। अरे जी बंध 3 है तो कक्षाएं भी तो 3 ही होगी ना, तो सिग्मा बंध 3 तो कक्षाएं भी 3 होगी। अगला आता है संकरण, तो इसका संकरण क्या होगा, अगर 3 बंध है, ठीक है ना, तो इसका मतलब sp2, 3 ही कक्षाएं है ना, तो s का 1 और p का 2, sp2 हो जाएगा संकरण। अगला आता है संरचना, इसकी क्या हो जाएगी, तो इसकी संरचना याद रखेंगे त्रिकोणीय समतलीय होता है। और बंध कोण क्या बनता है, 120 डिग्री बनता है। बंध कोण क्या बनता है, यहाँ पे जो बंध कोण बना है वो 120 डिग्री का बना हुआ है। तो आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। इसका लेने के बाद ये फिगर आप साइड में बना लेंगे, अभी स्क्रीनशॉट लेने का हम टाइम देंगे। चलिए जी, अंतिम हमारा आता है जो है अस्थायित्व। इसकी अस्थायित्व क्या है ये भी हम जान लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अस्थायित्व किसका अधिक होता है, मुक्त मूलक में किसका अस्थायित्व अधिक होगा। तो देखिए जो यहाँ पे सबसे पहले बेंजाइल मुक्त मूलक है, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे ये कार्बन वाले मुक्त मूलक, फिर से यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 डिग्री मतलब तृतीयक मुक्त मूलक है, फिर से द्वितीयक मुक्त मूलक, फिर से प्राथमिक मुक्त मूलक, यहाँ पे एल्काइल समूह है। ठीक है ना, तो इसमें सबसे अधिक अस्थायित्व तो आपको दिखाई यहाँ पर दे ही रहा होगा। ठीक है ना, ठीक है, तो सबसे पहली बात कि सबसे अधिक अस्थायित्व किसका होता है, बेंजाइल मुक्त मूलक का होता है। उसके बाद जो एल्काइल मुक्त मूलक होते हैं इनका अस्थायित्व होता है। फिर से इसके बाद जो होता है तृतीयक मुक्त मूलक होंगे, इनका अस्थायित्व होगा। उसके बाद जो होंगे उससे मतलब कम,
सबसे कम इसका होता है, ठीक है ना, एल्काइल समूह के। उसके बाद प्राथमिक मुक्त मूलक के होते हैं, उससे अधिक द्वितीयक मुक्त मूलक, उससे अधिक तृतीयक मुक्त मूलक और उससे अधिक एल्काइल समूह के होते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं जो एल्काइल मुक्त मूलक के बाद जो बेंजाइल मुक्त मूलक होते हैं इनका होता है, ठीक है ना। तो ये अस्थायित्व का क्या है, एक क्रम है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे दो बातें हमने लिखा हुआ है कि मुक्त मूलक की अस्थायित्व अनुनादी संरचना की संख्याओं के समानुपाती होता है। मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इसके लिए क्या लिख रहा हूं कि मुक्त मूलक की जो अस्थायित्व होती है, मुक्त मूलक की जो अस्थायित्व होती है वो अनुनादी संरचना की संख्या के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बात बताया गया कि मुक्त मूलक की जो अस्थायित्व होती है वो अनुनादी संरचनाओं की संख्या के समानुपाती होता है। मतलब जितनी अनुनादी संरचनाओं की संख्याएं बढ़ेंगी उतना ही उसका अस्थायित्व का मान भी बढ़ेगा। अगला आता है, दूसरा बात कहा गया मुक्त मूलक बनने की जो सुगमता होती है ना वो बंधन ऊर्जा, ठीक है ना, बंधन वियोजन ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यहाँ पे जो मुक्त मूलक की सुगमता है वो क्या होता है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, बंधन वियोजन ऊर्जा के। बंधन वियोजन ऊर्जा के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए दोस्त, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यही बात बताना था ओनली। मतलब सिंपल सी बात है, बंधन वियोजन ऊर्जा का मान यदि घटेगा तो अस्थायित्व का सुग्राहिता का मान बढ़ेगा, और सुग्राहिता का मान घटा तो बंधन वियोजन ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये बातें हैं जी। सबसे पहली बात, चलिए हम स्क्रीनशॉट आपको लेने का अवसर पहले दे देते हैं। चलिए सबसे फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिए होंगे। नेक्स्ट, ठीक है। चलिए दोस्त, तो आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं, फिर से हम मिलेंगे जल्दी। ये हमारा जो दूसरा है जो है हमारा कार्बोधनायन या कार्बोनियम धनायन, इस पर हम स्टडी करेंगे। अदर जो बचे हुए हैं इन सभी डिस्कस करेंगे इनके प्रकार पर। तो अदरवाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।